नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। देहरादून से बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। शीतकालीन यात्रा प्रवास पर आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी करेंगे बद्री केदार के पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा। मुखबा या खरसाली में पीएम मोदी जा सकते हैं। सीएम धामी ने पीएम मोदी से शीतकालीन प्रवास पर आने का अनुरोध किया था। इसी बीच ये खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा प्रवास पर आ सकते हैं। पीएम मोदी इसके अलावा बद्री केदार में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा भी कर सकते हैं। मुखबा या खरसाली यानी कि मां गंगा के शीतकालीन प्रवास या मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली में पीएम मोदी प्रवास कर सकते हैं। ये जानकारी सामने मिल रही है। सीएम धामी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शीतकालीन यात्रा में आने का अनुरोध किया था और जानकारी यह है कि प्रधानमंत्री शीतकालीन यात्रा प्रवास पर आ सकते हैं और यहां पर वो शामिल हो सकते हैं। ऐसे में सुगबुगाहट ये है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से और प्रशासन की ओर से भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आरिफ ऑनलाइन पर हमारे साथ हैं। योगेश, और क्या जानकारी मिल पा रही है और किस तरीके की सुगबुगाहट चल रही है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? देखिए, बिल्कुल अभी आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं और वही उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सरकारी अमला जो है वो जोरों शोरों पर तैयारियों में जुटा हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने उत्तराखंड प्रवास के दौरान बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम में हो रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। साथ ही एक शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के लिए नॉर्थ के शीतकालीन प्रवास करताली और गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास मुखबा जा सकते हैं। और जिस तरह से देखा जाए कि बीते सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात जी, की। ने प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन का निमंत्रण दिया था। साथ ही उत्तराखंड में चल रही शीतकालीन यात्रा का आने के लिए भी आग्रह किया था। उसको लेकर मोदी ने ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका आमंत्रण जो है वो स्वीकार कर लिया है और आग्रह पर स्वीकार करने के बाद ही तैयारियां तेज हो गई हैं। तैयारियां की जा रही हैं उनके नेतृत्व को लेकर, जो प्रभाव पर रहेंगे उसको लेकर, कार्य समीक्षा को लेकर और साथ ही साथ जिस तरह से वो आएंगे तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो तैयारियां तेज कर दी गई है। यही बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 से 6 घंटे वो उत्तराखंड में रहेंगे और इस दौरान केदारनाथ में चल रहे पूरे पुनः निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे। साथ ही बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत चल रहे कामों की जानकारी लेंगे। तो शासन स्तर पर इसको लेकर के जो है प्रेजेंटेशन जो है तैयार की जा रही है, जो उनके सामने रखी जाएगी किस तरह से काम हो रहा है। जी, ऐसे में जो घर के अलावा शीतकालीन यात्रा को संदेश देने के लिए यमुनोत्री और गंगोत्री शीतकालीन प्रवास पर भी हो रही है। तो इस तरह से ये कार्यक्रम रहने वाला है और इसी को लेकर के तैयारियां जो है वो सरकारी अमलों द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल। और आने वाले वक्त में ये चीजें स्पष्ट भी हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया योगेश आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे देहरादून से एक और बड़ी खबर के साथ। बीजेपी ने प्रदेश में स्टार प्रचारकों की जनसभाएं प्रस्तावित कर दी हैं। निकाय चुनाव में जोरदार प्रचार प्रसार करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी की 29 जनसभाएं निर्धारित हुई हैं। 21 जनवरी तक रोजाना सीएम जनसभाएं करेंगे। कर्णप्रयाग और चंपावत में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार करेंगे। तो आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और अब चुनाव प्रचार और तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, 23 तारीख को उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य स्टार प्रचारक के तौर पर कमान संभाल चुके हैं। करीब 29 ऐसी जनसभाएं हैं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। आज कर्णप्रयाग और चंपावत में भी प्रचार करेंगे सीएम धामी। इसके बाद ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं। 21 जनवरी तक लगातार जनसभाएं मुख्यमंत्री की हैं। एक दिन में 3 से 4 जनसभाएं प्रस्तावित की गई हैं, जिसके लिए पूरी तरीके से रूपरेखा तैयार कर दी गई है। तो निकाय चुनाव में जोरदार प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी कैंडिडेट्स के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। ऐसे में सीएम धामी की 29 जनसभाएं निर्धारित की गई हैं अलग अलग जगहों पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से नगर पालिका, नगर पंचायत परिषद और यहां पर नगर निगमों के लिए जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं उनके पक्ष में वोट की अपील करेंगे जनता से। 29 जनसभाएं हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। आज कर्णप्रयाग और चंपावत से इसकी शुरुआत भी होने जा रही है। तो बीजेपी ने प्रदेश में स्टार प्रचारकों की जनसभाएं प्रस्तावित कर ली हैं। मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो उनकी 29 जनसभाएं रखी गई हैं। अलग अलग जगहों पर ये जनसभाएं रखी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मुख्यमंत्री धामी जनसभाएं करेंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी फोनलाइन पर हमारे साथ हैं।
अरुण, और क्या जानकारी मिल पा रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ताबड़तोड़ जनसभाओं के अलावा जो और स्टार प्रचारक हैं उनको किस तरीके की यहाँ पर जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं? जी रवि, लेकिन पिछले निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, जिसमें से 40 स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो बनाए, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित युवा मोर्चा के पदाधिकारी और पूर्व सांसद पूर्व मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को भी जिम्मेदारी दी गई, जैसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य सभी के जो है प्रचार प्रसार के दौरे जो है वो कार्यक्रम तय हो चुके हैं। मुख्यमंत्री करीब 29 जनसभाएं प्रदेश में करेंगे और आज तक की जनसभाएं शुरू हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर्णप्रयाग और चंपावत में जनसभाएं करेंगे। इसके साथ ही अब 21 जनवरी तक लगातार जो है मुख्यमंत्री की जनसभाएं चलेगी। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी आज से जो है जनसभाएं करेंगे, उनकी भी जो है लगातार जनसभाएं और चुनावी प्रचार जो है वो होगा। अलग अलग जगहों पर सांसद के भी कार्यक्रम जो है वो तय हो चुके हैं और इस तरीके से सभी के कार्यक्रमों जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने तय किए हैं और अब आगे धुआंधार प्रचार भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिलेगा। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी और कांग्रेस का बागियों पर प्रहार हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बागियों को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीजेपी ने बागियों को पार्टी से निष्कासित किया है। उधर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी 6 साल के लिए पार्टी से बागियों को निष्कासित कर दिया। इसके अलावा बड़ा अपडेट ये भी है कि विधायक मयूख मेहर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई है और इस कार्रवाई की मांग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह करके की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव में कई ऐसे नेता हैं जिनको टिकट ना मिलने से या उनके सगे संबंधियों को टिकट ना मिलने से वो पार्टी से नाराज चल रहे थे। कई नेता निर्दलीय ताल चुनावी मैदान में ठोक चुके हैं। कई नेता ऐसे हैं जो कि किसी अन्य को अपना समर्थन देते हुए भी दिखाई दिए हैं और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसे बागियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उधर कांग्रेस ने भी बागियों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सनी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अरुण, जो बागियों पर यह कार्रवाई की गई है इसे किस तरीके से देखा जा सकता है और ऐसे में चुनाव कितना और चुनौतीपूर्ण दोनों पार्टियों के लिए बनेगा या दिलचस्प होगा? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों की बात की जाए तो दोनों ही दलों में बागियों ने काफी समीकरण दोनों ही दलों के बिगाड़े। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही बागियों पर कार्रवाई की है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने 94 बागियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया और 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी करीब 19 ऐसे बागियों पर कार्रवाई की जो पार्टी पद से अलग उठ करके जो चुनाव लड़ रहे थे, निर्दलीय रूप में या फिर निर्दलीय का समर्थन जो है वो कर रहे थे। तो इस तरीके से दोनों ही दलों ने कार्यवाही बागियों पर की है और अब कहीं ना कहीं पार्टी के लिए चुनौती भी है और क्योंकि बागी अब पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में भी उतर रहे हैं। तो ऐसे में अब किस तरीके के समीकरण बनते हैं, आगे किस तरीके से जो है सही समीकरण तैयार होते हैं, किस तरीके का मुकाबला देखा जाता है, तमाम चीजें आने वाले समय में अभी जो है धीरे धीरे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा तब तक जो है तमाम चीजें वो क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है अरुण, आपने बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप खबरों में विस्तार से आगे बढ़ेंगे। दिवंगत कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश के बेटे अभिषेक राकेश ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभाएं की। उन्होंने कहा कि गुलबहार अहमद कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया जाए और उन्हें भारी मतों से विजय दिलाई जाए। बीजेपी पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के बैनर पर बाबा साहेब की एक फोटो तक को जगह नहीं दी गई और जिले भर में एससी समाज की इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी एक भी सीट पर सरकार ने एससी समाज के लिए रिजर्व नहीं की। देखिए, जो प्रत्याशी हैं आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति दबाव की राजनीति, डराने की राजनीति और धन बल के प्रयोग की राजनीति, चाहे वो छोटे से छोटा चुनाव हो और चाहे वो किसी भी स्तर का चुनाव हो, इन्हें पैसा इन्होंने लगाना है। भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टाचार का पैसा वो सिर्फ चुनाव में उपयोग करते हैं, लोगों को खरीदने के लिए, लोगों को बैठाने के लिए। और ये भी कोई ना कोई मैं मानता हूँ कि टेबल के नीचे से कुछ कार्यक्रम इनका फिट हुआ है। नहीं तो जो आदमी कल तक प्रत्याशी था, आज उसके अंदर की ऐसी कौन सी सद्भावना जाग गई कि उसने समर्थन दे दिया, या समर्थन दे दिया तो क्यों उसने टिकट मांगा? जब इसकी जो कोई विचारधारा के साथ ही नहीं जुड़ा है उसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। भगवानपुर के नगर पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर 6 से सभासद पद के लिए उम्मीदवार सूरज भान का कारवां हर दिन बढ़ता जा रहा है।
युवा, बुजुर्ग, महिलाएं समेत सर्व समाज के लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। वो घर घर जाकर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सड़कें, पानी की निकासी और सफाई जैसे मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। अगर उन्हें मौका मिला तो वार्ड नंबर 6 में विकास की गंगा बहा देंगे। और वो विकास से वंचित रह जाता है। कारण क्या है कि कुछ व्यक्ति इस तरह के बीच में आए जिन्होंने वायदे तो सब किए लेकिन विकास की बात कोई नहीं कर पाए, केवल अपना ही पेट भर पाए, अच्छे से की बात कोई नहीं कर पाए। तो पानी जो हमारे यहाँ से पीछे एक बस्ती नई बनी है, कॉलोनी नई बनी है, उसमें पानी की बहुत बड़ी व्यवस्था डगमगा रही, बहुत ही डगमगा रही। और अभी नई बस्तियाँ जो और भी हैं इधर सुरानीपुर में आगे भी चल रही हैं, उनका सबसे मेन जो है पानी की व्यवस्था है। पानी की व्यवस्था का सही तरह से कोई समाधान निकालने का नहीं हो पा रहा, उसे प्राथमिकता पर रखूँगा। चाचा सूरज भान जी खड़े हुए हैं भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और उनका चूड़ी का निशान है। हम उनके जो सपोर्ट में हैं और उन्हें ही वोट देंगे। को विकास तो उन्होंने कराया, हम ये नहीं कहते कराया नहीं। अगर ये कहते हैं कि लेन देन सभी वार्ड में हुआ है, ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं। एक के लिए गुलशेर कोई क्यों चुना जा रहा है, और को भी चुना जाए। सारे जितने सभासद पिछली वार्ड में उसमें इलेक्शन में सबने पैसा लिया है। प्रदेश के सरकारी स्कूल परिसर में अब मशरूम उगाई जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत दून और टिहरी जिले के स्कूलों से इसकी इसी महीने शुरुआत की जाएगी। योजना सफल होने पर इसे सभी जिलों के 16,000 से ज्यादा स्कूलों में शुरू किया जाएगा। इस मुद्दे पर बात करते हुए शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने कहा, इस कार्यक्रम के तहत 40 भोजन माताओं को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कूली बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि वह भविष्य में अपना रोजगार पैदा कर सकें। मशरूम कल्टीवेशन को लेकर के एक विभाग नवाचार करने जा रहा है, जिसमें जो हमारी पीएम पोषण योजना चलती है, जिसके अंतर्गत मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को, उसमें कुछ भोजन माताओं को जो पायलट बेसिस पे अभी 2 जनपद देहरादून और टिहरी से 20-20 भोजन माताओं का चयन किया जा रहा है। उनको मशरूम कल्टीवेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको विभाग मास्टर ट्रेनर के रूप में यूज़ करेगा। वो फर्दर और लोगों को भी ट्रेनिंग देंगे और फिर स्कूल में जाके भी मशरूम कल्टीवेशन पे कार्रवाई होगी। बच्चों को भी इस बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि वो आगे चल के इसको भी व्यवसाय के रूप में यूज़ कर सकें। और साथ में मशरूम को जो उनका आहार है उसका हिस्सा बनाने का भी जो है पे भी कार्रवाई चल रही है। गुजरात के एक परिवार के 2 नाबालिग बच्चों की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। हादसा हरिद्वार के सप्तऋषि क्षेत्र में संत मत घाट पर हुआ। गुजरात के तापी जिले के बाजीपुरा गांव निवासी विपुल भाई पवार का परिवार गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आया हुआ था, जहां गंगा स्नान करते समय 13 वर्षीय बेटी प्रत्युषा और 6 वर्षीय बेटा दर्श अचानक गंगा की तेज धार में बह गए। परिजन और घाट पर मौजूद अन्य श्रद्धालु बच्चों को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तेज बहाव और गहरे पानी के कारण दोनों बच्चे आंखों से ओझल हो गए। एसएसपी परमिंदर डोभाल ने अधिकारियों के साथ क्राइम को लेकर बैठक की। एसएसपी ने क्राइम मीटिंग में अपराधों के खुलासे और शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण पर जोर दिया। हरिद्वार कप्तान ने कार्य में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को कार्रवाई की चेतावनी दी। इस दौरान बीते महीने अच्छा प्रदर्शन करने वाले 29 पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। नगर निकाय चुनाव को चुनौती बताते हुए सकुशल चुनाव संपन्न कराने की बात पर भी गंभीर चर्चा हुई और कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी की प्रदेश मीडिया प्रभारी युवा मोर्चा नेहा वर्मा पौड़ी के सतपुली पहुंची, जहां पहुंचकर उन्होंने नगर पंचायत सतपुली से बीजेपी प्रत्याशी अंजना वर्मा के लिए प्रचार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर कई कदम उठाए हैं, जिसका साफ उदाहरण निकाय चुनाव में महिलाओं की भागीदारी के प्रतिशत से लगाया जा सकता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी अंजना वर्मा ने दावा किया, जनता उन्हें भारी बहुमत से जीत दिलाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी प्रत्याशी आज हमारे साथ हैं अंजना वर्मा दीदी, और भाजपा के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाजपा ने हमेशा महिलाओं को सशक्त करा है और आप इस चुनाव में भी देख सकते हैं कि महिलाओं को कितना उन्होंने आगे करा है चुनाव में। रणनीति महिला मोर्चा की ये रहेगी कि हर मंडल में महिलाएं बड़ी जोर खरोश से जो है प्रत्याशी के साथ रहेंगी।
हमारे मंडलों में और बूथ स्तर तक टोलियां बनाई जाएंगी और जो प्रत्याशी के साथ रहेंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाएं जो कि महिला केंद्रित हैं उन पर हम लोग सबको बताएंगे कि किस तरह से भाजपा सरकार महिलाओं को कितना सशक्त बनाने के हमेशा प्रयासरत रहती है। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें, सब लोग हमारे साथ हैं और यही है कि आगे भी मेरे यहाँ पे इस बार मैंने योजनाएं बना वो हैं जो मेरी पहली योजनाएं थी वो सारी पूरी हो गई हैं। आगे भी योजनाएं बनाएंगे, जो हमारे काम छूटे हुए क्षेत्र के वो मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। मैं सोचती हूँ कि सतपुली एक मेरे को पर्यटक नगरी बनानी है, जिससे सतपुली का विकास हो, हर घर में हर जगह रोड हो, रास्ता हो, नाली हो, और पानी की समस्या थी सबसे बड़ी हमारे यहाँ वो दूर हुई है, वो हर घर में जल पहुँचाना चाहे हम। पौड़ी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने वाहन चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए चोरी की 8 स्कूटरों के साथ एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि कई दिनों से कोटद्वार के कई लोग चोरी की वारदात की शिकायत कर रहे थे, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जनपद में वाहन चोरी की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए व कार्रवाई करते हुए हमारी टीम्स के द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जनपद में ये शिकायत बार बार प्राप्त हो रही थी कि किसी गैंग के द्वारा दोपहिया वाहनों की चोरी की जा रही है, जिसमें हमारे द्वारा 7 मुकदमे पंजीकृत किए गए। हमारी टीम्स के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि एक अभियुक्त है जो कि पूर्व में भी चोरियां करता रहा है, जिसके द्वारा अब पुनः दोपहिया वाहनों की चोरी की जा रही है। उक्त अभियुक्त से कुल 8 वाहनों की रिकवरी की गई है। इस अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी वाहन चोरी के मुकदमे पंजीकृत हैं। हरिद्वार के कलियर थाना क्षेत्र में बीती रात पुलिस और एक गौ तस्कर के साथ मुठभेड़ हो गई। इस दौरान जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने जानकारी देते हुए बताया, कलियर थाना अध्यक्ष अपनी टीम के साथ नियमित चेकिंग अभियान पर थे। इसी दौरान आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। फिलहाल घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराकर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज शाम को एसओ कलियर में टीम के अपने चेकिंग में थे। इस बीच माछारेडी के पास में रतमो नदी के पास में एक व्यक्ति जिसका नाम अनीस पुत्र इरफान है और वो पूर्व में भगवानपुर थाने से भी वांछित चल रहा है। 7 मुकदमे उसके ऊपर ऑलरेडी कायम थे और एक मुकदमे में अभी हाल ही में वांछित चल रहा था। उसके द्वारा चोरी के प्रयास में एक गाय को उसके द्वारा ले जाया जा रहा था और उसमें जो मुठभेड़ हुई है उसको रोकने के प्रयास में उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने तत्काल उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करी और जो आपसी मुठभेड़ में एक गोली उसके पैर में लगी थी, जिसे तत्काल हॉस्पिटल में ले जाया गया। उसका अभी वहाँ इलाज चल रहा है। हरिद्वार के श्यामपुर में चरस के साथ पकड़े गए एक युवक को जेल भेजने के बाद पुलिस ने मामले में बड़ा खुलासा किया और एक शख्स पर युवक को साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाते हुए उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 7 जनवरी को श्यामपुर थाना पुलिस ने बीएससी के छात्र अजय को 171 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था, जिसकी जांच में जुटी पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए लालढांग क्षेत्र के ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। 7 जनवरी के दिन एक बीएससी के छात्र को 171 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया था। उसके द्वारा जब पुलिस को यह बताया गया कि उसको साजिशन इसमें फंसाया गया है, पुलिस ने समस्त जो साक्ष्य है उसको चेक किया और जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी ये बात क्लियर हुई कि उसको साजिशन एक व्यक्ति अनूप गुप्ता के द्वारा फंसाया गया है। पुलिस ने तत्काल सभी साक्ष्य को संकलित करते हुए आरोपी को अरेस्ट किया है और जो छात्र इसमें जिसको फंसाया गया था उसके खिलाफ 189 BNSS के तहत कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय को आग्रह किया है कि उसकी जल्दी से जल्दी रिहाई की जाए। और जो मुख्य आरोपी है जिसके द्वारा साजिशन ये सारी कार्रवाई की गई थी, पुलिस ने उसको तत्काल हिरासत में लेते हुए उसको आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है और उसके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई होगी वो की जाए। मुझसे जो बाइक में चरस रखी है, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं बहुत ज़्यादा इस लड़के की वजह से डिप्रेशन में आ गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं इस चीज़ की माफ़ी मांगता हूँ। 12 जनवरी को देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले उत्तराखंडी प्रवासी शामिल होंगे। सरकार का दावा है कि कई प्रवासियों ने प्रदेश के गांवों को गोद लिया है,
लिहाजा उन गांवों की तस्वीर बदलने वाली है। इधर विपक्ष कह रहा है कि गोद लिए गए गांवों की तस्वीर बदलेगी या नहीं, ये तो आगे की बात है, लेकिन यह कौन बताएगा कि उन गांवों का क्या हुआ जिससे सांसदों ने गोद लिया था। राज्य सरकार ने गांवों की तस्वीर बदलने को लेकर कई तरह की बात कही है। इस रिपोर्ट में देखिए। दून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन 12 जनवरी को देहरादून में सीएम धामी करेंगे शुभारंभ। 17 देशों के 60 से ज्यादा प्रवासी जन होंगे शामिल। जनवरी को देहरादून में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में 17 से ज्यादा देशों के 60 से ज्यादा प्रवासी उत्तराखंडी शामिल होंगे। 12 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। जानकारी के मुताबिक सम्मेलन में 4 अलग-अलग सत्रों में कृषि एवं उद्यान, पर्यटन, उद्योग, कौशल विकास की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। देखिए, हमारे देहरादून उत्तराखंड में जो प्रवासी सम्मेलन होने जा रहा है 12 तारीख को, उसको लेकर सभी के मन में एक हर्ष का विषय है और 60 से ज़्यादा प्रवासियों ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। और उत्तराखंड सरकार वेलनेस, कौशल विकास सेंटर को लेकर और चीज़ों को लेकर और आयुष के साथ अन्य सेक्टरों में किस प्रकार निवेश किया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर एक प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन करने जा रही है, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी करेंगे। और राजधानी देहरादून में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और सिंगापुर, कनाडा, चीन, इंडोनेशिया, अमेरिका और वियतनाम, ओमान जैसे देशों के लोग भी यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और यहाँ पर शिरकत करेंगे, जो कि काफी हर्ष का विषय हमारे उत्तराखंड के लिए रहेगा। प्रवासी सम्मेलन से पहले सरकार को सफलता, प्रवासियों ने प्रदेश के कई गांवों को लिया गोद लिए गांवों की अब तस्वीर बदलने की उम्मीद। प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन से पहले ही राज्य सरकार को सफलता मिली है। खबर है कि कई प्रवासियों ने गांव गोद लेने पर सहमति जता दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रवासी सम्मेलन आयोजित करने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपील पर प्रवासी उत्तराखंडियों ने कई गांव गोद लेकर प्रदेश में विकास का बीड़ा उठाया है। सीएम ने प्रवासियों से और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहे और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।